8th क्लास। आज आपका जो चैप्टर है साइंस का, विज्ञान का, वो है किशोरावस्था की ओर। तो इससे पहले मैंने आपको जो जनन वाला वीडियो पढ़ाया है उसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसमें जो शब्द आएंगे वो जनन से रिलेटेड आएंगे। ठीक है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव तथा बहुत से अन्य जंतुओं में एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों करते हैं? देखो, मानव एक निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य के जो अंग हैं शरीर के, वो एक निश्चित आयु के बाद ही जनन के योग्य होते हैं। वो जनन परिपक्वता आती है। ठीक है, उसे कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो होती है आपकी, वो लगभग 12 साल के बाद ही आती है आपकी, यानी आपके जन्म के कितने 12 वर्ष के बाद। ठीक है। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों को विषय के रूप में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। ठीक है। जैसे कि कक्षा अध्याय जो आपने कक्षा 8 का अध्याय 9 है, इसमें मानव जननों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है। तो वो मैं आपको हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आपका जंतुओं में जनन। ठीक है। तो देखो, जनन जो होता है लैंगिक जनन, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें जो लैंगिक जनन के लिए जो नर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके क्या? एक जोड़ी वृषण। ये रहे आपके वृषण। ठीक है। ये एक जोड़ी वृषण है। जोड़ी का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कहते हैं ना कि एक जोड़ी चप्पल दे दो। जोड़ी का मतलब जोड़ा, यानी कि दो की बात की जा रही है। तो एक वृषण ये है, एक ये है। तो वृषण जो ग्रंथि है ये होती है जो नर में पाई जाती है, वृषण ग्रंथि। इस ग्रंथि में क्या है कि इस ग्रंथि का काम है क्या करना है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। इस ग्रंथि का काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। ये ग्रंथि क्या काम करेगी? शुक्राणु बनाएगी। तो ये यहाँ शुक्राणु बनेंगे, फिर इस शुक्राणु इस नलिका से जुड़ते हुए शुक्र नलिका। तो शुक्राणु क्या करेंगे? इस शुक्र नलिका के द्वारा यहाँ जाएंगे आपके, और इस तरीके से ये शुक्राशय में जाके संग्रहित हो जाते हैं। ये होता है शुक्राशय। फिर यहाँ से ये इस तरीके से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं, स्खलित होते हैं ये। ठीक है। तो शुक्राणु बनते कहाँ हैं? वृषण ग्रंथि में। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा। और ये है आपके दो जोड़ी, एक जोड़ी है यानी कि दो है इनकी संख्या, है ना? ये दो गोली सी दिख रही है, ये इनको कहते हैं क्या? आपके वृषण ग्रंथि, टेस्टिस ग्लैंड, यानी आपके वृषण ग्रंथि। ये वृषण है और इसको बोलते हैं वृषण ग्रंथि। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या कितनी है, तो 1 और 2। अगर आपसे पूछा जोड़ी कितनी है, तो एक ही जोड़ी है, क्योंकि एक जोड़ी चप्पल में कितनी चप्पलें आती है? 2 आती है, 1 आती है? 2 आती है। अब इसके अंदर ये जो वृषण ग्रंथि है, ये क्या बनाएगी? शुक्राणु बनाएगी। और शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। ठीक है। इस शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। तो जो वीडियो मैंने पढ़ा रखा है आपको, उसमें जाके देख सकते हो। तो ये नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 23। ये शुक्राणु बनता कहाँ है? वृषण ग्रंथि में, इनके अंदर बनता है ये। ठीक है। अब इसकी आकार कैसा होता है इसका, तो उसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं हम। देखो, ये इसका आकार है। ये मानव का शुक्राणु है। ये इसका सिर, ये इसका मध्य भाग जो इस तरीके से दिख रहा है आपको, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये इसका पुच्छ भाग। ठीक है। ये ट्रैवलिंग करता है, यात्रा करते हुए पहुंचता है। तो ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में अगर पूरी बात करें तो शुक्राणु बनाता कौन है? आपके वृषण ग्रंथि।
शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। कहाँ काम आएगा? निषेचन के समय। इसकी आवश्यकता कहाँ होगी? जब निषेचन की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब है कि मादा जनन अंग। तो मादा में भी एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? अंडाशय। जैसे पुरुष के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, वैसे ही मादा में क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय। तो एक जोड़ी अंडाशय, ये अंडाशय रहा एक जोड़ी, 1 और 2, संख्या 2 जोड़ी 1। अब अंडाशय क्या है? ये भी एक ग्रंथि है। ठीक है। अब अंडाशय ग्रंथि में क्या बनता है? आपके अंडा बनता है, अंडक, एग। ये अंडा यहाँ से बनेगा और ये जो फिमरी बोलते हैं इसको, ये जो हाथ की उंगलियां टाइप दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं क्या? फिमरी। फिमरी। तो ये क्या करती है? जैसे अंडा बनता है, उस अंडे को ऐसे कैच करके, और इनको बोलते हैं, ये जो नली दिख रही है, ये वाली नली दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो नली है, इस नली को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। इसे क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अब ये अंडवाहिनी जो होती है, ये क्या करती है कि इस अंडे को उठा लेती है। सपोज करो मैं अंडे का कलर बदल देता हूँ, जैसे अंडा है ब्लू कलर का अंडा, ये रहा अंडा। ठीक है। ये अंडा जैसे बनेगा तो ये कैच कर लेगी, ऐसे इसको पकड़ लेगी यहाँ। ठीक है। यहाँ ले लिया। अब ये अंडा आगे जाएगा इस तरीके से, ऐसे आगे जाता रहेगा। अब ये जो है, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आपके यूट्रस। अब गर्भाशय के अंदर क्या है? गर्भ धारण होगा, यानी कि बच्चे को यहीं पे इम्प्लांट किया जाएगा। जैसे भूमि के अंदर किसी बीज को इम्प्लांट करते हैं ना, पेड़ का कोई बीज लगाते हैं, ऐसे। अब ये क्या है? हमारा अंडा है। इसे हम कह सकते हैं क्या? अंडा, या इसको अंग्रेजी में बोलेगा आप एग। ठीक है। अब यहाँ से क्या होंगे? यहाँ से एंट्री मारेंगे कौन? शुक्राणु, इस तरीके से। अब शुक्राणु बहुत बहुत बड़ी संख्या में चलते हुए आएंगे ऐसे। तो गर्भाशय से ये कहाँ चले जाएंगे? घूमते घूमते यहाँ पे। अब ये एक शुक्राणु है और ये क्या है? आपके अंडाणु। ये जब दोनों मिलेंगे तो ये दोनों अंडाणु जो है, ये अंडा जो है, ये जो अंडाणु है, अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है, मादा युग्मक। ठीक है। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। अब ये मादा युग्मक और नर युग्मक क्या है? हमारा शुक्राणु। शुक्राणु क्या? नर युग्मक है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? निषेचन। जो आपके आगे आ रहा है, ये देखो। सबसे पहले ये मानव का अंडाणु, अंडाणु के अंदर भी क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। तो अंडाणु को डिंब भी कहते हैं, या इसको अंडाणु या अंडा भी कहते हैं। ठीक है। ये मानव की स्त्रियों में प्रति मास निकलता है, हर मंथ निकलता है ये अंडाणु, एक ही निकलता है। ठीक है। अब निषेचन के समय ये तो क्या है? अंडाणु कोशिका है। ये पूरी क्या है? अंडाणु कोशिका है ये। और ये बाहर से ये क्या आ रहे हैं? अंदर शुक्राणु आ रहे हैं। अब अंडाणुकार शुक्राणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है बेटा? निषेचन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो ये पूरा पार्ट तो रह जाएगा बाहर, ये तो बाहर रह जाएगा। केवल इसमें से एक कोशिका अंदर आएगी, उसके वो कोशिका इस केंद्रक से आके मिलेगी। क्योंकि आपको पता है केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर में। और इसके अंदर भी ये जो आ रहा है, ये भी क्या? केंद्रक आ रहा है। तो इसके अंदर भी क्या होंगे? इसका जो केंद्रक है उसमें भी क्या होंगे? गुणसूत्र। अब आपको पता है कि इसके पास भी 23 गुणसूत्र है और इसके पास भी कितने? 23। तो ये 23 मिलके कितने गुणसूत्र की कोशिका बन जाएगी एक अंदर? 46 गुणसूत्र की। 23 गुणसूत्र कहाँ से आए? शुक्राणु से। और शुक्राणु कहाँ से आता है? नर के पास से। तो 23 गुणसूत्र किसके? नर के। अंडाणु कहाँ से आता है? मादा के पास से। और 23 गुणसूत्र इसके। तो दोनों के 23 मिलके कितने हो गए टोटल? 46। तो अब जब दोनों के गुणसूत्र मिल जाते हैं, मिलते कब है? जब निषेचन होता है। तो मिलने, इस निषेचन के बाद जो नई चीज बनती है उसे कहते हैं क्या? युग्मनज। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं आपके क्या? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में संलयित केंद्रक यानी कि फ्यूज न्यूक्लियस है।
यानी न्यूक्लियस का क्या हो चुका है, फ्यूजन हो चुका है दोनों, ये नर युग्मक यानी शुक्राणु का न्यूक्लियस और ये नीचे वाला किसका है, अंडाणु का। तो दोनों जुड़ जाते हैं ऐसे और एक ही कोशिका बनाते हैं, जिसे कहते हैं आपके युग्मनज। ये बन चुकी है पूरी, ठीक है। तो इस युग्मनज में कोशिकाओं, एक कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46, याद रखना ये, ठीक है। अब ये युग्मनज क्या करेगा, ये गर्भाशय की दीवारों में जाके क्या करेगा, इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट का मतलब होता है रोपण होना। तो ये देखो, अब इसमें आपके यहाँ नहीं बता रखा, ये देखो यहाँ बता रखा, ये युग्मनज बना यहाँ पे। ये पूरा निषेचन की प्रक्रिया कहाँ चल रही, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, ये पूरी क्या है, ये ग्रंथि क्या है आपके, अंडाशय ग्रंथि है। ये क्या है, अंडाशय ग्रंथि है, ठीक है। अब अंडाशय ग्रंथि से अंडा निकला बाहर, ऐसे गया, और यहाँ पे क्या हुआ, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद कौन सी क्रिया बनी, यानी कौन सी चीज़ बनी, युग्मनज, जिसे अभी अभी हमने क्या कहा है आपके, जाइगोट। अब ये जाइगोट देखो, ये अंडवाहिनी में होता 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 यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे क्या कोशिकाएं हो गई, कितनी ज़्यादा, और ज़्यादा और ज़्यादा कोशिकाएं, और ज़्यादा, और यहाँ तो देखो बहुत सारी कोशिकाएं हो गई, छोटी छोटी दिख रही है आपको, ये बहुत सारी कोशिकाएं बन चुकी हैं। यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, और यहाँ देखो, यहाँ आते और बढ़ गई कोशिकाओं की संख्या। तो ये क्या है, ये वही है गर्भाशय जो हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, इधर भी अंडवाहिनी। तो गर्भाशय क्या होगा, अब इस जाइगोट को, यहाँ पे तो क्या कहा हमने, इसको जाइगोट युग्मनज, लेकिन यहाँ पे आते आते ये भ्रूण बन गया बिल्कुल। अब ये भ्रूण क्या होगा, रोपित होगा। रोपित का मतलब होता है इम्प्लांट करना, इम्प्लांटेशन चलेगा। जैसे हम किसी बीज को डालते हैं ना जमीन में, फिर उससे पेड़ बनता है, उस तरीके से अब इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इसमें किस में होगा इम्प्लांटेशन, गर्भाशय में, गर्भ जहाँ धारण होता है, ठीक है। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, उसके बाद धीरे 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 गर्भाशय में भ्रूण का क्या चालू हो जाएगा, विकास। तो ये जनन प्रक्रिया है, ठीक है। तो जनन प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट हो रही है आपकी। इसको समझने के बाद ही आपको 10वां जो आपके पाठ दे रखा है वो समझ में आएगा कि किशोरावस्था में ये ट्रांजिशन क्यों होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, भ्रूण का विकास हो जाएगा इस तरीके से। इसमें टॉपिक का नाम ही क्या है हमारे, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये हमारे टॉपिक का नाम है, ठीक है। सबको दिख रहा है ये अच्छे से। अब आपको पता है, सबसे पहले ये पता करना है कि भाई मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए, तो मनुष्य में जो जनन होता है वो होता है कौन सा, लैंगिक जनन। जनन किस प्रकार है मनुष्य में, लैंगिक। तो हमारे पिताजी होते हैं और माताजी होते हैं, उनमें गुणसूत्र क्या होते हैं, 46 होते हैं दोनों में ही। इनकी कोशिका में भी 46, इनकी भी कोशिका में 46, पर 44 जो गुणसूत्र है वो माता में और पिता में कैसे होते हैं, समान, दोनों में समान गुणसूत्र होते हैं 44, ठीक है। केवल 2 गुणसूत्र, कितने, 2 गुणसूत्र इसमें माता में तो होते हैं X और X, और पिता में होते हैं X और Y। अरे 44 में से 2 गए तो 46, भाई आपको पता है कि 46 में से 2 गए तो 44 बचे, तो 44 तो दोनों में समान। तो गुणसूत्रों का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। मनुष्य के अंदर ये जो 46 गुणसूत्र है ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। इनमें जो 44 गुणसूत्र है, 44 को अगर जोड़ी में लिखो तो कितने, 22 जोड़ी, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या, कायिक गुणसूत्र। इन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंटों, कायिक गुणसूत्र, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर ऑटोसोम्स। और इनको बोलते हैं आपके क्या, जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र हैं आपके X या X और Y, ये जो गुणसूत्र हैं आपके, ठीक है, इनको बोलते हैं, ये जो 2 गुणसूत्र है इनको बोलते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये आपको गुणसूत्रों का समझ में आ गया।
तो 22 जोड़ी तो कैसे होते हैं, जो शरीर का, अब काया से पता चल रहा है ये किसका निर्माण करेंगे, काया का। अरे काया तो जानते हो ना, आपका शरीर, ठीक है। और ये किसका काम करेंगे कि ये जनन, ये जो 2 गुणसूत्र है वो जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं बनाएंगे, जनन कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। किसको बनाएंगे, जनन कोशिकाओं। अब जनन कोशिकाएं 2 होती है, एक तो होती है क्या, अंडाणु, और एक क्या होती है, शुक्राणु। पढ़ चुके हो आप सब मेरे से। अब अंडाणु कोशिका का विकास कहाँ होता है, अंडाशय में, और शुक्राणु कोशिका का विकास कहाँ होता है, वृषण में। ये दोनों के दोनों क्या है, कॉमन, ग्रंथियां हैं। क्या है, ग्रंथियां। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 2 अंडाशय होते हैं, 2 क्या होते हैं, वृषण, यानी कि 1 जोड़ी होते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है, याद रखना, ठीक है। अब ये शुक्राणु और अंडाणु को क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, युग्मक। इन दोनों का कॉमन नाम क्या है, युग्मक। अंडाणु किसका युग्मक होता है, मादा युग्मक, महिलाओं में बनता है ना ये, मादा। और शुक्राणु नर युग्मक, ठीक है। अब आपको पता है कि मादा के अंदर और नर के अंदर जो युग्मक बनते हैं उनमें 2 ही प्रकार के गुणसूत्र होंगे। मादा के पास तो X और X, और नर के पास X और Y। अब जब एक बार में कोई एक ही अंडाणु बनेगा तो यहाँ से तो हमेशा ये आ जा, चाहे ये आ जाए, एक ही X आएगा, और यहाँ से क्या आएंगे आपके X और Y, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने सपोज करो 2X ले लिए इस तरीके से। अब जब इनके बीच में निषेचन होगा, क्रॉस होगा, जैसे इस X को मैंने इस X से मिलाया, ये किसका X है, नर का, अरे ये किसका X है, नर का। इस X को इस X से अगर मिलाया गया तो यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, X और X ही आएगा। तो X और X गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, मादा में। तो बनने वाली संतान क्या होगी, पुत्री। और इस X को अगर इस Y से मिला दिया जाए तो X और Y, तो X और Y गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, नर में। तो बनने वाली संतान क्या होगी, पुत्र। तो इस प्रकार आप ये देखो कि यहाँ मादा के तरफ से तो कोई सा भी X उठा लो, अरे मादा की तरफ से तो ये वाला X ले लो चाहे ये वाला, दोनों ही X है। डिफरेंट किसके पास है, Y किसके पास है, नर के पास। तो हमारे मनुष्यों के अंदर पिता क्या करता है, लिंग निर्धारण का काम करता है। कौन करता है, पिता, ठीक है, याद रहेगा सभी को। तो इस तरीके से होता है। तो ये टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। देखो आज 1 सितंबर 2022, यानी आपके जुलाई और अगस्त ये दोनों मंथ आपके निकल चुके हैं। इससे पहले मैंने क्या है आपको 1 से लेकर 12 चैप्टर्स ऑनलाइन पढ़ा रखे हैं, और वो पार्ट्स में बने हुए हैं, जैसे कि आपके 1 2 3 4 पार्ट्स में इनका रिवीजन है। तो 5 6 और 7वें में तो पेपर ही है, ठीक है। तो उनको आप देख लो पहले, जिनको देखना है। आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके चैप्टर 10, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर, यानी कि किशोरा अवस्था की ओर, एल्डेज जो स्टेज है आपकी उसकी ओर। तो ये चैप्टर आपके 10 है। तो बालकों की 3 अवस्थाएं होती है। एक शैशव अवस्था, जब हम शिशु होते हैं, शिशु छोटा बच्चा, वो होती है आपकी 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। फिर आप बाल्यावस्था में जीवन जीते हो, वो है आपका 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और फिर आप जिस उम्र में आप पढ़ रहे हो क्लास में, 12 वर्ष से लेकर आपके 18 वर्ष वाली एज, यानी स्कूल की आपकी 8वीं से लेकर आपके 12th वाली जो एज, 8वीं क्लास से लेकर यानी 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एज होगी वो आपकी ये वाली है, ठीक है। और ये वाली जो एज थी आपकी 1st से लेके 5th तक और 6th से लेके 8th तक,
तो इस तरीके से आपकी क्लासेस के हिसाब से आप आपकी उम्र को देख सकते हो। तो किशोरावस्था जब भी आती है तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। अब ये जनन परिपक्वता जो शब्द है इसको हम समझेंगे अभी क्या होता है। देखो, जनन परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि लैंगिक जनन के लिए हमारा जो शरीर है वो तैयार होने लगता है। इसे कहते हैं आपके जनन परिपक्वता। अब इसमें क्या है, आपके मानसिक यानी आपके मेंटली और आपके शारीरिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं इसमें। यानी आपके दिमाग में भी परिवर्तन चलते हैं और आपके शरीर में भी परिवर्तन चलते हैं। ठीक है। तो यौन अवस्था जो होती है, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के भीतर अनेक परिवर्तन आते हैं, जिसे यौन अवस्था कहते हैं। यौनावस्था कहते हैं। और यौनावस्था में परिवर्तन के दौरान होने वाले सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। ठीक है। इस समय अस्थियाँ यानी कि आपकी हड्डियाँ, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है। लड़की की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है। यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा, यानी उनकी जो लंबाई है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगती है। 18 वर्ष तक की आयु तक दोनों अपनी लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, लड़का हो चाहे लड़की। लंबाई माता पिता से प्राप्त है, यानी कि जैसे उनसे आपको जीन मिले वैसे आपकी लंबाई होगी। शारीरिक आकार में लड़कों में उनके जो कंधे हैं वो थोड़े ज़्यादा फैल जाते हैं, यानी कि बॉडी जो इस तरीके से होती है सिमिलरिटी, वो बॉडी इस तरीके से होने लगती है धीरे धीरे। यानी कि आपके नीचे का जो पोर्शन है, जो आपका पेट है, यहाँ पे तो आप क्या होते हो त्रिभुज आकार से पतले, लेकिन आपके जो कंधे हैं शोल्डर्स है, यहाँ पे क्या चौड़ाई बढ़ जाती है इस तरीके से। लड़कियों के कमर का निचला वाला जो पार्ट है, यानी कि कमर से नीचे वाले जो हिस्से हैं वो चौड़े होने लगते हैं। ठीक है। फिर ये तो शरीर में परिवर्तन है। ठीक है। लड़कों में स्वर यंत्र यानी बोलने का जो हमारे गले में यंत्र है उसका विकास होकर वो बड़ा हो जाता है और उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देने लगता है लड़कों में। लड़कियों में स्वर यंत्र छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। यानी लड़कों की आवाज़ तो कैसे होने लगेगी धीरे धीरे मोटी, और लड़कियों की आवाज़ कैसे होने लगेगी धीरे धीरे पतली या तीखी मधुर आवाज़ होने लगेगी। तो ये स्वर में परिवर्तन। स्वेद में तेल ग्रंथियों में वृद्धि, यानी किशोरावस्था में स्वेद में तेल ग्रंथियों का स्त्राव भी बढ़ जाता है, यानी आपके पसीना वगैरह जो ग्रंथि होती है उनमें स्त्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ में मुहासे होने लगते हैं। आपको पता है फोड़े फुंसी हो जाते हैं चेहरे पे। किशोरावस्था में परिवर्तन, इस अवस्था में मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अब 8th क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर जो भी आप वातावरण में देख रहे हो वो सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सीख पाते हो, क्योंकि आपकी क्षमताओं का विकास सर्वोत्तम चल रहा है। इस अवस्था में सोचने में समझने के ढंग में भी परिवर्तन आता है। आप बहुत अच्छा सोच पाते हो, बहुत अच्छा समझ पाते हो चीज़ों को। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था आपके मेनली 9th क्लास से मान सकते हो आप कि 9th से लेकर 12th में जो आपके परिवर्तन होंगे। अभी 8th में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा आपको। फिर है गौण लक्षण। गौण का मतलब होता है, ये तो हमने अभी पढ़ ली, इनके अलावा जो दूसरे लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं। युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है। ठीक है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, यानी कि लड़के जैसे 11वीं क्लास में जाएंगे तो दाढ़ी मूंछ आने लगेगी उनके, या छोटे छोटे रोम टाइप के अभी से चेहरे पर आने लग जाते हैं। लड़कों में यौन आरंभ के साथ ही वृषण हार्मोन, यानी कि वृषण ग्रंथि से पुरुष हार्मोन जो कि टेस्टो हार्मोन होता है वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों वो अंडाशय ग्रंथि से निकलता है और वो है एस्ट्रोजन। ठीक है। मानव में जनन काल की अवधि, जब किशोर अवस्था के वृषण में अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनेगा? वृषण ग्रंथि में, और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनेगा? अंडाशय ग्रंथि में। ठीक है। जब ये हार्मोन बनने लग जाए और जब युग्मकों का विकास होने लग जाए
तो मानव का वो जन्म काल कहलाएगा। ठीक है। गर्भाशय की दीवारें निषेचित अंडाणु यानी कि युग्मनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। किस अवस्था में? आपके जन्म काल में। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवारों की आंतरिक जो सतह है वो निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित होने लग जाती है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म या आपके मैस्चुरेशन साइकिल बोलते हैं इसको। मैस्चुरेशन साइकिल, इसको शॉर्ट्स में बोलते हैं आपके MC पीरियड्स। ये कब स्टार्ट होती है? जब जन्म काल में हम प्रवेश करने लगते हैं। ये ओनली फीमेल्स में चलती है, यानी कि लड़कियों में। फिर है कि लड़का अथवा लड़की का कैसे पता चलेगा? निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। उसे आप जैसे स्त्रियों में X और X गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं। लड़कियां X गुणसूत्र वाला, भाई लड़कियों के पास से तो X गुणसूत्र वाला मिलेगा। शुक्राणु अगर X गुणसूत्र वाला है तो अंडाणु को निषेचित करता है, तो X और X। लड़कों में यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में गुणसूत्र कैसा है? Y, तो युग्मनज कैसा होगा? आपके नर। तो वो बता भी रखा है आपके। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। पुरुष के पास होते हैं X और Y और मादा के पास होते हैं X और X। जब मादा गुणसूत्र पुरुष गुणसूत्रों से मिलते हैं, यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। इस निषेचन के दौरान अगर पुरुष X गुणसूत्र माता से मिलता है तो वह लड़की होगी, जबकि अगर Y गुणसूत्र मिलता है तो वह क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है, उससे संतान लड़का होगा। नीचे की फोटो देख के आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। अब देखो, लड़की के अंडाणु में ये गुणसूत्र है X और X। अब अगर X से अगर शुक्राणु जो लाया, ये जो दिख रहा है ना आपको चम्मच टाइप का आकार का, इस टाइप से, इसको बोलते हैं शुक्राणु। अब अगर इसके पास में X गुणसूत्र है तो ठीक है, तो एक X से एक X, तो 2X से क्या बनेगी? लड़की। और इसके पास में X नहीं है, इसके पास में क्या है? Y। तो ये X और ये Y मिलके क्या बनाएगा? लड़का। X और Y। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको समझना है। ये पूरा जो मैंने पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। फिर है आपके हार्मोन्स। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती है, उन्हीं में से बहुत सारी ग्रंथियां अलग अलग कुछ हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य कराते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो सबसे मेन क्या है? हमारा वृद्धि हार्मोन, जो कि शरीर में कोई काम नहीं करता, केवल क्या कराता है? लंबाई में वृद्धि करवाता है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो गाउटर या घेंगा रोग हो सकता है, गला फूल जाता है, एक थैली सी लटक जाती है गले में। एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रिनलिन नामक हार्मोन। ठीक है, जो हमारे क्रोध, चिंता, उत्तेजना के समय हमको संतुलित करता है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन, जो अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाएगी, यानी कि ग्लूकोज के अंदर आपके जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। अंडाशय ग्रंथि से एस्ट्रोजन, और अंडाशय ग्रंथि केवल किस में पाई जाती है? मादा यानी कि लड़कियों में। वृषण हार्मोन से कौन सा निकलेगा? टेस्टोस्टेरोन। ये किस में पाई जाती है ग्रंथि? नर में। तो ये सारा आपको रिवीजन करवा दिया शॉर्टकट के अंदर। अब ये तो हुए अपने नोट्स, ठीक है, इनसे आपको पढ़ना है, जो मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। अच्छा है, और ये तुम्हें उतार के बुलाने कल क्या करना है तुम्हें? कॉपी में उतार के लाने कि निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है? तो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये नर हार्मोन कहाँ से निकलता है? आपके वृषण ग्रंथि से। अब वृषण ग्रंथि क्या होती है ये मैं अभी अभी बता चुका हूँ आपको। फिर है निम्न में से स्त्री हार्मोन है, तो वो है आपके एस्ट्रोजन। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है? आपके अंडाशय ग्रंथि से। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ अंडाशय क्या होता है। ठीक है, फिर रजो निर्वृत्ति से क्या हिस्से है? ये ऋतुस्राव जो होता है उसका क्या होता है? ये आपके इसमें दे रखा आपके ऋतुस्राव का अंत होता है, रजो निर्वृत्ति। ठीक है, ये मेनोपेज बोलते हैं इसको। और गाउटर रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो क्या बनेगा? आपके मादा। ठीक है, याद रखना, ये पूरा मैं आपको और बताऊंगा। तो ये आपको क्वेश्चंस करके लाने हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है वो मैं बता भी चुका हूँ और बताऊंगा। किशोर अवस्था को और किस नाम से जानते हैं? आपके टीनेजर्स के नाम से।
ठीक है। फिर यौन आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हार्मोनों के द्वारा। मादा हार्मोन का नाम क्या? एस्ट्रोजन। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। किस ग्रंथि से? अग्नाशय से। ठीक है। फिर कुछ सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत होते हैं। बिल्कुल ये क्या है आपके? ट्रू है। TRUE ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है आपके? सत्य। ये कथन कैसा है? सत्य है आपके। ठीक है। अब है आपके कि किशोरावस्था में लड़कों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। उच्च तारत्व वाला नहीं होता, निम्न तारत्व वाला होता है। अभी तारत्व क्या है? ये आपके ध्वनि वाला जो चैप्टर है उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ और वो आएगा आपके। ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। पर ये क्या होता है? कम हो जाता है तारत्व, और कम होने से जब तारत्व कम हो जाता है तो आवाज़ कैसी हो जाती है उसकी? मोटी। ठीक है। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। आपके जो हार्मोन है वो क्या? रासायनिक पदार्थ है। बिल्कुल। वृषण हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन यानी वृषण जो ग्रंथि है उससे एस्ट्रोजन निकलता है, ये बिल्कुल गलत है। ये कहाँ से निकलता है आपके एस्ट्रोजन? अंडाशय ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? अंडाशय ग्रंथि से। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोदर्शन कहते हैं। ये भी क्या है आपके? बिल्कुल गलत है। ऋतुस्राव के रुक जाने को अभी अभी हमने पढ़ा है, रजोदर्शन नहीं, रजो निर्वृत्ति कहते हैं। अंडाणु को निषेचित करने वाला अगर शुक्राणु बाई है, ठीक है, तो गुणसूत्र पर क्या पैदा होगा? लड़का। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको उतारने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड में सीधे ही आते हैं इस टाइप से कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाओ। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? हमें पता है, नर में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? वृषण। एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? हमें पता है, मादाओं में पाई जाती है अंडाशय ग्रंथि, महिलाओं में। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलेगा? थायराइड से। इंसुलिन हार्मोन किससे निकलेगा? आपके अग्नाशय से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, तो आपको ये इस तरीके से मिलाना है। ठीक है। तो 1 के आगे क्या लिख दोगे आप? टेस्टोस्टेरोन, ये किससे निकलेगा? सी, वृषण से। फिर एस्ट्रोजन के आगे क्या लिख दोगे आप? बी। थायरॉक्सिन के आगे क्या लिख दोगे? ए। और डी किसके आगे? और फिर आप इस थायरॉक्सिन हो गया आपके ए, और फिर आपके बी। इस तरीके से ये अंडाशय के आगे आप डी लिखोगे इस तरीके से। ठीक। तो गाउटर रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। इसे क्या बोलते हैं? गेंगा। गले में एक थैली टाइप मांस लटक जाता है हमारे। मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की से। तो इस तरीके से मिला सकते हो इनको। कायांतरण, कायांतरण कीटों में पाया जाता है। कीट हार्मोन है वो कौन सा है? आपके थायरॉक्सिन। तनाव का संयोजन, आप एकदम टेंशन में आ जाते हो या टेंशन को कम करते हो, किसके कारण? एड्रीनलिन के कारण। तो ये इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब गौण लैंगिक लक्षण क्या? गौण का मतलब एक तो सीधे दिखाई दे रहे, एक जिसको देख के हम समझ जाए कि अब हम बड़े होने लग गए। ठीक है। जैसे कि चेहरे पे बालों का आना, ये कैसे लक्षण है आपके? गौण। ठीक है। तो फर्स्ट में आंसर क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी। कायांतरण, लार्वा वयस्क में बदलना, लार्वे का वयस्क में बदलना, इसे क्या कहते हैं? कायांतरण। अब देखो बेटा, 2 शब्द है। एक तो है बिल्कुल शिशु, भ्रूण, उसके बाद आता है लार्वा, और फिर स्टेज आती है आपकी क्या? वयस्क। ठीक है। तो ये अंडे के भीतर रहता है ये भ्रूण। लार्वा क्या? अंडे से बाहर आ जाता है, और ये होता है कीटों में। छोटे मोटे कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, क्यों? वो अंडे देते हैं। अब लार्वा और वयस्क में अंतर क्या है कि लार्वा कुछ काम नहीं कर पाता, जो काम कौन कर सकता है? वयस्क। जैसे लार्वा क्या नहीं कर सकता? जनन नहीं कर सकता लार्वा। ठीक है। तो अब लार्वा से वयस्क बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है। रजो निर्वृत्ति का मतलब क्या होता है? ऋतुस्राव का रुक जाना, इस घटना का। और ये कब रुकती है ऋतुस्राव? जैसे महिलाओं की बात करें तो जैसे कि ये रुकती है लगभग 45 से लेकर 50 साल की एज में, जब महिलाएं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो, पहले का आंसर क्या है? गौण लक्षण को किससे मिलाओगे? सी से। और कायांतरण को किससे मिलाओगे? आपके लार्वा का वयस्क में बदलना, डी से। तो पहले में सी देख लो, दूसरे में डी देख लो, तो ये दोनों चल रहे हैं। पहला भी आंसर हो सकता है, तीसरा हो सकता है। फिर यौन आरंभ होना यानी कि जन्म क्षमता का विकास होना, ए आएगा इसका आंसर। तो तीसरे में ये देखो, तीसरे में भी ये है यहाँ पे दोनों में, यानी आंसर पहला भी सही जा रहा है, तीसरा भी सही जा रहा है। फिर हमारा आ जा रहा है कि रजो निर्वृत्ति किसे कहते हैं, यानी कि
जो है मासिक धर्म खत्म कब होता है, उसकी घटना का आंसर आएगा बी। तो बी देखो, बी भी दोनों में ही दे रखा है आपको, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डी डी ए और बी बी, तो इसका आंसर यहाँ पे एक डी करना था जो ऑप्शन बदला नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ जैसे आपको दिख जाए, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि गौण लक्षण को किससे मिलाना, सी से, यानी कि पहले का आंसर क्या होगा सी, दूसरे का कायांतरण का आंसर क्या हो जाएगा आपके डी, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। और तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, यौन आरंभ का मतलब ए, बिल्कुल सही है। और चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपके बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा भी सही जा रहा है क्योंकि तीसरे का ऑप्शन और पहले का ऑप्शन दोनों के क्या मिल रहा है, सेम। तो या तो ये डी होना चाहिए था या फिर डे डी, तो एक का आंसर होता। तो आपको इस तरीके से ये याद करना है, ठीक है। अब है कि मानव की पूर्ण लंबाई याद करने का सूत्र क्या है। देखो, पूर्ण लंबाई याद करने का सूत्र ये है कि वर्तमान की जो लंबाई है वो वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंटेज इंटू 100, ये सूत्र है कि मानव की पूर्ण लंबाई क्या है, ठीक है। इसको मैं क्लास में बताऊंगा, बस यहाँ के लिए सूत्र याद कर लो, बाकी ये सूत्र पूछते नहीं है बोर्ड एग्जाम। फिर है आपके कि लड़के लड़कियों की अपनी अधिकतम लंबाई कितने वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेते हैं, तो 18 वर्ष के आसपास वो प्राप्त कर लेते, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 18 वर्ष की आयु तक, ठीक है। फिर नलिका विहीन ग्रंथियों का क्या आशय है, यानी ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका नहीं पाई जाती। तो हमारे जो ग्रंथियां हैं शरीर में वो दो प्रकार की बेटा, एक तो है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक है आपके बहिःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो नलिका विहीन होती है और ये ग्रंथियां अपने से जो रसायन बनाती हैं उनको सीधे किस में डाल देती है, रक्त में। अब होता क्या है, जैसे कि ये हमारा घर है, ठीक है, और हमारे घर को मान लिया हमने क्या है, ये हमारा घर ग्रंथि है, हमारा घर नहीं है, ये क्या ग्रंथि है। अब हमारे घर से जो भी पानी निकल रहा है अगर हम उसको सीधा ही नाली में पटक दें, और ये नाली बहने वाली क्या, रक्त है, तो हमारा घर किस टाइप की ग्रंथि हुई, अंतःस्रावी। और एक क्या है, अब है आपकी बहिःस्रावी ग्रंथि। अब देखो, बहिःस्रावी ग्रंथि का मामला क्या होता है कि ये हमारा घर है, अब हमारे घर से सपोज करो कि पानी की जो पाइपलाइन है वो इतनी दूर है, तो ये हम क्या करते हैं, घर से लेके यहाँ तक लाइन लगाते हैं, तो ये हम क्या लगाते हैं, नली का। अब अगर किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे ये कोई ग्रंथि है, ये क्या है आपकी कोई ग्रंथि है, अब ये ग्रंथि अगर किसी भी उत्पाद को, यानी ग्रंथि जब किसी भी उत्पाद को, ये आपके 10वीं क्लास में टॉपिक आएगा कि हमारे शरीर में जो ग्रंथि है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, एक आपके बही और एक आपके अंत है। दोनों क्या होती है, स्त्रावी। स्त्रावी का मतलब कुछ ना कुछ निकालती है बना के, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है, सीधा ही जो भी बनाएगी किस में डालेगी, रक्त में। और बहिःस्रावी ग्रंथि क्या करेगी, जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ किसके द्वारा पहुँचाएगी, नलिका के द्वारा, ठीक है। यानी कि नलिका युक्त जो ग्रंथियाँ उन्हें कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि, ठीक। तो ये ग्रंथियों का अंतर है। अब है आपके कि गौण लक्षण से क्या आशय है। अब गौण का मतलब, गौण को अगर हिंदी में समझे हम तो इसको बोलते हैं दूसरे लक्षण, ठीक है। गौण को हम क्या समझते हैं, दूसरे। वे लक्षण जो लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं गौण लक्षण कहलाते हैं। एक तो ये परिभाषा है जो लिख रखी है। इसके अलावा ये है कि भाई लड़के लड़कियां दोनों के ही गौण लक्षण क्या है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लड़के लड़की दोनों के ही गौण लक्षण क्या है, तो आपको समझना कैसे है कि जो दोनों के लक्षण है, जैसे एक लड़का है और एक लड़की है। अब जैसे ही ये यौन अवस्था में जाएंगे, लड़का जो है उसका शरीर थोड़ा सा बलिष्ठ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हड्डियां मजबूत होंगी, उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी, मोटी। जबकि लड़की की जो त्वचा है वो थोड़ी सी शाइनिंग मारेगी, चमक रहेगी उसमें,
इसके अलावा उसकी आवाज़ कैसे हो जाएगी, पतली। ठीक है, लड़कियों का विकास थोड़ा जल्दी होने लग जाता है, लड़कों का विकास जैसे होता है वैसे होता रहता है। ठीक है, ये जो लक्षण है इनको देख के हम कह सकते हैं कि भाई अब ये परिपक्व अवस्था आ रही है हमारी। ठीक है, यौनारंभ जो हो रहा है वो आपके किशोरावस्था के बाद में शुरू होता है। तो वे लक्षण जिनको देख के हम लड़के या लड़की की पहचान करते हैं उन्हें भी हम गौण लक्षण कहते हैं। इसके अलावा कि लड़कों के अंदर क्या, दाढ़ी मूंछ का आना, लड़कों में क्या आ जाता है, दाढ़ी मूंछ। इसके अलावा जैसे लड़कियों के अंदर मैस्चुरेशन साइकिल यानी कि पीरियड्स की शुरुआत होना, तो ये सब कैसे लक्षण है, गौण लक्षण। अब है आपके कि स्तन में दूध ग्रंथियों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन इस कार्य को करवाते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, तो उसमें क्या है कि उसके बाद में मेमोरी ग्लैंड होती है। या इसको हम स्तन ग्रंथि या दूध ग्रंथि कहते हैं। इसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये क्या बनवाता है, मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। ये ग्रंथि कब काम करती है, जब बच्चे का जन्म होना होता है उस समय ये वो ग्रंथि काम करने होती है। अब है आपके ये रजो दर्शन से क्या आशय है। पहला ऋतुस्राव यानी कि पहला मैस्चुरेशन साइकिल यानी कि पहला एमसी पीरियड जो यौन आरंभ में होता है उसे रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 8th क्लास या 9th क्लास की गर्ल्स में शुरुआत हो जाती है। फिर है रजो निर्वृत्ति का क्या मतलब है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजो निर्वृत्ति कहते हैं। यह लगभग 45 से 50 की आयु में महिलाओं में होती है, यानी इसको बोलते हैं मेनोपेज। तो इसमें क्या होता है कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं आना। क्यों, क्योंकि जितने भी एग बनने हैं वो बन चुके हैं, अब नया एग नहीं बनेगा। फिर है कि ऋतुस्राव में शामिल क्रियाएं क्या है। अंडाणु का विकास, अंडाणु बनना, अंडाणु का निर्मोचन यानी अंडाणु परिपक्व होगा, गर्भाशय की दीवारों का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूट जाना। ठीक है, लड़की या लड़के के निर्धारण के लिए माँ उत्तरदायी है, गलत। माँ उत्तरदायी नहीं है। कौन उत्तरदायी है, पिता। देखो, जो महिला होती है उसके पास में ये 2 गुणसूत्र है, एक्स और एक्स, और पिता के पास में क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये गलत है। कौन उत्तरदायी है, पिता, यानी कि लड़का होगा या लड़की, इसके निर्धारण में जिम्मेदारी किसकी होगी, पिता की, याद रखना। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन। रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये रुधिर में नमक की मात्रा का निर्धारण किससे होता है, एड्रीनलिन से। और ऐसे पूछ ले कि रुधिर में नमक नहीं, आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज की मात्रा का निर्धारण किससे होता है, तो आपको आंसर देना है क्या, इंसुलिन हार्मोन आपकी। ठीक है, याद रखना। फिर है कि यौन आरंभ में शरीर के अंगों में असमान वृद्धि होती है, परंतु फिर भी शरीर सुडौल कैसे हो जाता है। यौन आरंभ में शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर अवस्था में हाथ और पैर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की भी वृद्धि कर शरीर का अनुपात संतुलित कर देते हैं। फलत शरीर कैसे दिखाई देता है, सुडौल। टीनेजर्स का मतलब जो टीनेजर्स होते हैं से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी टीन्स जो है 13 से 18 यानी कि 19 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से उठाया गया है TE, तो ये शब्द उठाया TE, और ये जो है आपकी ENS, ये शब्द यहाँ से उठाया EN। तो यहाँ पे जो शब्द उठाए हैं उनको देख लो आप, जो आपके समझ में आ जाए ये टीनेजर शब्द बना कैसे है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि टीनेजर शब्द देखो, यहाँ से क्या उठाया आपके TE और यहाँ से क्या शब्द उठाया EN। ठीक है, अब इनको देख लो TE EN, और S तो लगता ही है एज में। ठीक है, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है।
लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो जाती है। फिर है कि यौन आरंभ के समय हमारी लंबाई में वृद्धि विकास किस प्रकार होता है। यौन आरंभ के समय लड़के लड़कियों में अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे उनकी लंबाई में वृद्धि होना। वृद्धि एक परिवर्तन, इस समय लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों यानी हड्डियों अर्थात हाथ पैरों की अस्थियों की लंबाई बढ़ जाती है, उनकी वृद्धि होती है। इसमें व्यक्ति लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में ये धीमे हो जाते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, जो लाइनें आपको याद हो जाए वो लाइनें याद करनी है। अभी उतारना क्या है ये मैं बताता रहूँगा आपको। फिर है कि यौन आरंभ के समय शारीरिक आकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, तो वो उसी का आंसर इसमें है। यौन आरंभ के समय व्यक्ति के कंधे सीने में परिवर्तन तीव्रता से होते हैं। कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर के निचले वाला जो भाग होता है वो चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियों में लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी हुई दिखाई देती है, यानी लड़कों का जो आकार है शरीर का वो सुस्पष्ट सुडोल टाइप का दिखता है। ठीक है। स्वर में परिवर्तन भी यौन आरंभ के समय होता है। स्वर का मतलब हमारी आवाज़। यौन आरंभ में स्वर यंत्र जो आपके गले में पाया जाता है, लैरिंग्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वृद्धि का प्रारंभ होता है उसकी, यानी उसकी लैरिंग्स की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान यानी गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए एक हड्डी जैसी दिखाई देती है गले के नीचे आपको। ठीक है, जिसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का जो स्वर है वो गहरा व निम्न तारत्व वाला होता है। ठीक है। लड़कों लड़कियों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने व भराने लगती है। इस स्थिति में कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक रहती है, जिसके बाद स्वर यंत्र कैसे हो जाता है, सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो ये भी स्वर यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। फिर है आपके कि यौन आरंभ के समय जनन अंगों में विकास किस प्रकार होता है ये बताइए। ठीक है, यौन आरंभ के समय नर जननांगों जैसे कि वृषण ग्रंथि जो नर में होती है, शिशन नर में होता है, पेनिस बोलते हैं इसको, पूर्णतः विकसित हो चुका होता है। वृषण से किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय जो ग्रंथि है उसकी साइज में वृद्धि हो जाती है तथा जो अंडक है वो परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन यानी उनका बनना प्रारंभ हो जाता है। आपको ये याद रखना है। और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में पूछो, मैं वहाँ बताऊँगा आपको। फिर है कि किशोर अवस्था में किशोरों को कैसा महसूस करते हैं, यानी किशोर उस अवस्था में कैसा महसूस करते हैं। किशोर अवस्था में अनेक बदलावों की अवस्था होती है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे स्टैनी हॉल, साइकोलॉजी में है वो, उन्होंने किशोर अवस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। क्यों कहा है तूफान और संघर्ष की अवस्था? क्योंकि इतने सारे परिवर्तन होते हैं शरीर में कि समझ में नहीं आता हो क्या रहा है शरीर के अंदर। यह अवधि किशोरों की सोच में परिवर्तन लाती है, विचारों में बदलाव लाते हैं, यानी विचार बदल जाते हैं हमारे। किशोर कल्पनाओं में अपना समय व्यतीत करने लगता है, यानी कि वो कुछ सोचने लगता है, सोचते रहता है। सच्चाई यह है कि इस अवधि में मस्तिष्क की सीखने की क्षमता अत्यधिक हो जाती है। कभी कभी किशोर अपने आप को शरीर यानी अपने शरीर में मन के बदलावों के अनुरूप नहीं ढल पाते हैं और स्वयं को असुरक्षित समझते हैं। परंतु किशोरों में होने यानी किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। वो शरीर के परिवर्तन है, जो शरीर के परिवर्तन है वो तो होंगे ही आपके। ये परिवर्तन प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल है, सबके होते हैं, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर की वृद्धि हो रही है। फिर किशोर अवस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर
फुंसियाँ व मुहासे क्यों आते हैं? किशोर अवस्था में श्वेत ग्रंथि जिससे आपके पसीना निकलता है और उनके साथ में तेल ग्रंथि जिससे पसीने के साथ में थोड़ा तेल भी निकलता है, स्त्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ व मुहासे निकल आते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों में आप देखते ही हो, ये ज़्यादातर आपके 9th क्लास से लेकर और 12th क्लास के बीच में ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब है कि ऋतुस्राव MC पीरियड जो है, मैस्चुरेशन साइकिल जो है, कि समय यदि कोई लड़की लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। इस कथन पे अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है, निराधार है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उपरोक्त कथन मिथ है व असत्य है। हम जानते हैं कि जनन क्रिया में नर जनन अंग मादा जनन अंग का सहयोग होता है, तो जनन में शुक्राणु मादा अंडाणु के संपर्क में आकर संश्लेषित होता है, जिससे हम निषेचन कहते हैं। इसके अभाव में कोई भी लड़की गर्भवती नहीं हो सकती। जब तक ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तब तक निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। अतः उपरोक्त कथन भ्रामक है, ये झूठी अफवाह है और पूर्णतः असत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो चुका है। अब आपके है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर हार्मोन का नाम बताओ और इसके 2 प्रमुख कार्य बताओ। ठीक है, तो आपके नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मैं सारे बच्चों को कई बार बता चुका हूँ किस ग्रंथि से निकलता है। वृषण ग्रंथि, जो केवल किस में पाई जाती है? नर में। और कितनी होती है? 2। ठीक है, यह वृषण ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन करवाता है तथा पुरुषों में सहायक लैंगिक अंगों व द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूंछ और आवाज़ को नियंत्रित करता है। दाढ़ी, मूंछ का आना व आवाज़ का मोटा हो जाना, ये किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से निकलता है? ये वृषण ग्रंथि से। अब एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले आपसे कि भाई ये हार्मोन कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। फिर है कि स्त्री लैंगिक हार्मोन, यानी कि स्त्री लैंगिक हार्मोनों के नाम व कार्य, तो वो ये कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन। कहाँ से निकलता है? ये आपके स्त्रियों के अंदर अंडाशय ग्रंथि से। वो भी कितनी पाई जाती है? संख्या में 2। ठीक है, मादा युग्मक अर्थात किसका निर्माण करती है? अंडाणु का। तो सहायक लैंगिक अंग तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि स्तन ग्रंथियाँ, जो दूध ग्रंथियाँ होती है वो, केश विन्यास, बालों का मजबूत होना, और आवाज़ का क्या होना? नियंत्रित, यानी आवाज़ कैसे हो जाती है? पतली। फिर है कि मानव में जनन काल का निर्धारण कब और कैसे होता है? मानव में किशोर अवस्था में जब वृषण और अंडाशय ग्रंथि युग्मक का उत्पादन करने लगती है। युग्मक कौन है? आपके शुक्राणु और अंडाणु। ये भी अंडाणु भी क्या है? युग्मक है। और अभी जो पढ़ा हमने शुक्राणु भी क्या है? युग्मक है। यानी कि वृषण तो क्या बनाएगा? शुक्राणु बनाएगा। वृषण क्या बनाएगा? शुक्राणु। और अंडाशय क्या बनाएगा? अंडाणु। ठीक है, जब इनका युग्मक उत्पादन करने लगे तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जननावस्था प्रारंभ होती है कब से? 10 से 12 वर्ष की आयु से, यानी कि मिनिमम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। सामान्यतः ये आयु स्त्रियों में कब तक चलती है? 45 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक। यौन आरंभ होने पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय के द्वारा अंडे का क्या होता है? निर्मोचन, यानी अंडा बाहर आता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवारें कैसी हो जाती है? मोटी, जिससे वह अंडाणु के निषेचन होने के पश्चात युग्मनज, क्योंकि आपको बताया कि अंडाणु निषेचित किससे होगा? शुक्राणु से। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। पढ़ा चुका हूँ। ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होगा। तो पुरुषों में जनन काल स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहता है। अब है कि रजोदर्शन व रजोनिर्वृत्ति, यानी कि आपके मीनार्च या मेनोपॉज किसे कहते हैं? ये तो क्या है? स्टार्ट होना पीरियड का, ये स्टार्ट यानी बंद होना पीरियड्स का। तो रजोधर्म प्रारंभ, यानी कि मैच्योरेशन क्या हो जाएगी? साइकिल प्रारंभ हो जाएगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपके मैच्योरेशन साइकिल। ठीक है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं MC पीरियड्स। फिर है 10 से 12 वर्ष की आयु में लैंगिक जनन प्रारंभ होता है।
लैंगिक चक्र समाप्त हो जाता है किसमें, मीनोपोज में। जनन काल प्रारंभ होता है, जनन काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, यही मनुष्य का जनन काल है। यानी कब से प्रारंभ हुआ, लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में ये प्रारंभ हुआ और ख़त्म कब हुआ, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु। इसके बाद में किसी भी प्रकार की संतान प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन कौन सा सहायता करता है। कीट और मेंढक के अंदर एक ही हार्मोन है आपके, कौन से, आपके थायरॉक्सिन, जो टेडपोल लार्वा को मेंढक में बदलता है। कैसे, देखो इसमें कई अवस्थाएं होती है। इस प्रकार टेडपोल क्या है, लार्वा का नाम है। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि जो छोटे वर्ग होते हैं जैसे कि मेंढक है, तो मेंढक क्या करेगा, अंडे देगा और अंडे से जो जीव बाहर आएगा वो क्या होगा, लार्वा। तो मेंढक के लार्वा का नाम क्या है, टेडपोल। और इस टेडपोल से वयस्क वापस क्या बनेगा, मेंढक। इससे क्या बनेगा, मेंढक। तो टेडपोल से मेंढक बनने अथवा लार्वा से वयस्क कीट बनने में कई परिवर्तन होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कायांतरण। अंग्रेजी में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है, जबकि मेंढक में थायराइड के द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जल में किसकी मात्रा होना जरूरी है, आयोडीन धातु की। कौन सी धातु, आयोडीन की। यदि जल में इस आयोडीन की कमी हो जाए तो टेडपोल वृद्धि नहीं कर पाएंगे। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगी तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित यानी नहीं बदल पाएगा, वो हमेशा क्या रह जाएगा, लार्वा ही रह जाएगा। अब है कि एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में अंतर क्या है। एस्ट्रोजन हार्मोन किसका है, मादा का। कहाँ बनता है, अंडाशय में। नर हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका है, नर का। कहाँ बनता है, वृषण में। यह हार्मोन किसके गुणों को कंट्रोल करता है, मादा के। स्तनों का विकास, ठीक है, आवाज़ का पतला होना। और यह हार्मोन नर के अंदर दाढ़ी मूंछ में उनका उगना उसको कंट्रोल करता है। हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संतति में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, सचित्र समझाएं। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। किसमें, निषेचित अंडाणु से युग्मनज। तो युग्मनज के अंदर क्या है कि भाई लड़का होगा या लड़की, इसका पता किसमें होता है, युग्मनज में। ठीक है, इस क्रिया में लिंग गुणसूत्र सहयोग करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्यों के अंदर कोशिका में 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी। अब जोड़ी 23 है तो टोटल कितने गुणसूत्र हुए, ये तो जोड़े हैं। ठीक है, तो टोटल हुए कितने, जोड़े को हम 2 मानते हैं। ठीक है, तो 23 को 2 से गुणा कर दो तो टोटल कितने गुणसूत्र हुए, एक कोशिका में 46। तो इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं एक जोड़ी के अंदर, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्रियों में 2 एक्स होते हैं और पुरुष में एक्स और वाई 2 होते हैं। ठीक है, तो पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो युग्मक के अंदर अंडाणु और शुक्राणु में कोई एक ही जाएगा, जोड़े में से एक ही जाएगा। जब अनिषेचित अंडाणु में सदैव एक्स गुणसूत्र ही होगा, क्योंकि स्त्री के पास तो होते ही 2 एक्स है। ठीक है, ये रहे 2 एक्स। और पुरुषों में क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो पुरुष का जो गुणसूत्र है उसमें या तो क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, वाई हो सकता है। ठीक है, यदि एक्स गुणसूत्र हुआ, एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु हुआ, तो इस एक्स वाले से क्या बनेगी, लड़की। और अगर वाई वाला हुआ, वाई वाला हुआ तो वाई गुणसूत्र से क्या होगा, नर। तो इस तरीके से ये बनते हैं। इसको मैं और अच्छे से क्लियर बताऊंगा आपको। फिर हमारी ग्रंथियों की स्थिति है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, आपके ब्रेन में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपके पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आपके शरीर में कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है। इससे कौन सा निकलता है, आपके थायरॉक्सिन। एड्रीनल से कौन सा निकलता है, एड्रीनलिन। अग्नाशय से कौन सा निकलता है, आपके हार्मोन इंसुलिन।
ठीक है। स्त्रियों में अंडाशय से कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। और वृषण से कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना ये हार्मोन, सबके नाम पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस ग्रंथि है, वृषण आपके, ये अंडाशय ग्रंथि है, ये आपके अग्नाशय ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है, ये दिमाग हमारे सिर में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। तो निकलने वाले हार्मोन, ये वृद्धि हार्मोन क्या करेगा? शरीर की वृद्धि। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा? नमक को कंट्रोल करेगा, यानी कि हमारे कैल्शियम वगैरह को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। एड्रीनलिन भी नमक को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे शरीर की संवेदनाएं, यानी हमारा शरीर उत्तेजित कब हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये क्या, इसकी कमी से क्या, मधुमेह रोग हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? आपके अंडाणुओं के परिपक्व में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु के परिपक्व में। तो इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन बनने हैं वो इस तरीके से है आपके। तो ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपके रहा नहीं है। तो अब एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि आपके 11 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष की आयु तक की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। एल्डोसेंस स्टेज के बोलते हैं इसको, ठीक है। यौन आरंभ प्रारंभ होने पर जनन अंगों की क्या हो जाती है? वृद्धि। जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोनों पर निर्भर करता है। अतः हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? हमारे आपके एंडोक्राइन ग्रंथि से। कहाँ से निकलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका है? नर का। और एस्ट्रोजन किसका है? मादा का। इनके उत्पादन का नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। गर्भाशय की दीवार निषेचन यानी निषेचित अंडों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है, तो वो क्या होता है आपका? युग्मनज। निषेचित अंडे का नाम क्या होता है? युग्मनज। और अगर ये अंडा अगर निषेचित नहीं हुआ तो निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवारें, आंतरिक सतह क्या होगी? टूट जाएगी और ऋतुस्राव यानी कि पीरियड्स शुरू हो जाएंगे। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इसमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया आपको। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। शरीर में परिवर्तन, जनन जो होते हैं शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो जनन परिपक्वता आती है कि अवधि कब से कब होगी? 11 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्या बाल्य अवस्था या युवावस्था के मध्य की अवधि का कोई विशेष नाम है? बाल्य व युवा दोनों के बीच की अवधि का विशेष नाम क्या है? किशोरावस्था, ठीक है। बच्चे, एक तो बच्चे जो आप 0 से 12 तक रहते हो, और बड़े कब होते हो आप? 18 के बाद में जितने भी बड़े होते हो आप 30-36 तक, ये क्या होती हैं आपकी? युवा अवस्था। तो फिर 12 से लेके 18 या 19 तक ये क्या होती है आपकी? किशोर अवस्था, बीच वाली अवस्था, ठीक है। फिर है आपके कि यौन आरंभ होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है? ये कौन करेगा? आपके शरीर में विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन। क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता है? नहीं, महिलाओं के अंदर ये 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक ही चलेगा, उसके बाद खत्म, ठीक है। स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से प्रारंभ होकर रजो निर्वृत्ति तक होती है। क्या वे सही है? बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल हाँ सही है। हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि लगभग 10 से 12 साल की एज से शुरू होके और 45 से 50 साल की एज तक खत्म। इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के अथवा लड़की के विकास में यानी विकसित होगा? इसका निर्धारण कैसे होगा? ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है, और समझाऊंगा एक बार। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? हाँ बिल्कुल है। जैसे कि हमने थायरॉक्सिन हार्मोन मेंढक में देखा, अगर वो हार्मोन नहीं निकले, आयोडीन की कमी हो जाए जल में, तो आप देखते हो कि मेंढक का जो लार्वा है वो लार्वा ही रह जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? गाउटर, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? या तो इसको बोलते हैं गलगंड, इसका दूसरा नाम क्या है? गलगंड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? घेंगा, ठीक है। गले में एक थैली जैसा मांस लटक जाता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने खाने में आयोडीन की कमी करेगा, पर्याप्त में आयोडीन नहीं लेगा, तो थायरॉक्सिन की क्या होगी? कमी हो जाएगी, निर्माण नहीं होगा, जिससे गाउटर या घेंगा रोग हो जाएगा, ठीक है। गले की जो तुम्हारी ग्रंथि है
थायराइड वो सूज जाएगी, यानी उस पर सोजन आएगी और वो लटक जाएगी। ठीक, अब है आपके कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? हार्मोन। हमारे शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? हार्मोन्स के कारण। किसके कारण हो रहे हैं? आपके हार्मोन्स के कारण। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन हो जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। ये कब से कब होती है? 11 से लेकर 18 से 19 वर्ष तक। अब है आपके कि मैस्चुरेशन क्या है, ऋतुस्राव क्या है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूरा पढ़ा चुका हूँ। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय जो मोटी दीवारें हैं उनमें रुधिर वाहिका सहित निस्तारित होने लगती है। इसे स्त्रियों में ऋतुस्राव या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, मैस्चुरेशन, ऋतुस्राव यानी कि ब्लड का बहना लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौन आरंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं, यानी कि पहली बार ऋतुस्राव हुआ है। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं जिसे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके। यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन लंबाई में, शरीर में, स्वर में, संवेदी ग्रंथियों में, यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जनन अंगों का विकास होना, ये पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब आपको 2 कॉलम बनाने हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन तो मैं पढ़ा चुका हूँ। पीयूष ग्रंथि से कौन सा? वृद्धि। थायराइड से कौन सा? थायरॉक्सिन। एड्रिनल से कौन सा? एड्रिनलिन। अग्नाशय से कौन सा? इंसुलिन। वृषण से कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय से कौन सा? एस्ट्रोजन। अब इनके कार्य और बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे ये। ठीक है, जैसे इनके कार्य हैं आपके। वृद्धि हार्मोन क्या करेगा? शरीर की वृद्धि करेगा, हाथ पैर की लंबाई बढ़ाता है। थायरॉक्सिन क्या करता है आपके कि जनन में ये भी काम देता है। ठीक है, एड्रिनलिन क्या करता है? हमारी उत्तेजनाओं को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग। और इसके अलावा थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आपके घेंगा या गलगंड। ठीक है, गाउटर। टेस्टोस्टेरोन किसके बनाने में सहायक है? शुक्राणु के उत्पादन में। एस्ट्रोजन किसको बनाता है? अंडाणु को बनाने में सहायक है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन नर के लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करेगा, ये किसके करेगा? मादा के। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिंग हार्मोन क्या है, उसका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार ये बताइए। तो नर में वृषण ग्रंथि और मादा में अंडाशय ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिंग हार्मोन कहते हैं। इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि ये नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि नर के हार्मोन को क्या नाम दिया गया? टेस्टोस्टेरोन। ये वृषण के द्वारा स्रावित होता है, वृषण ग्रंथि के द्वारा। इससे लड़के के चेहरे पे बालों में वृद्धि हो जाती है, शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। लड़कियों में निकलने वाला जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलेगा? अंडाशय ग्रंथि से। नाम क्या हार्मोन का? एस्ट्रोजन। ये मादा में गौण लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करता है और गर्भ धारण में सहायता करता है। ये जो चीज़ें हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, किशोरावस्था वाली। ठीक है, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों को ज़्यादा पसंद है? चिप्स, नूडल्स या कोक, या रोटी दाल सब्जी, या शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन? तो ये आप आराम से कर सकते हो। ज़्यादातर क्या खाते हैं किशोर आपके? रोटी दाल और सब्जी। बच्चे खाते हैं ना ये नूडल्स वगैरह और बर्गर वगैरह, तो वैसे बड़े भी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, पर ज़्यादातर ये चीज़ें पसंद है। ठीक, इसके अलावा शरीर में तीव्र गति से वो क्वेश्चन से जो करा दिए। अब एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल यौन आरंभ के समय लड़कों के स्वर यंत्र के बढ़ने से जो अंग गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है उसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, ये आप किसी को भी देख सकते हो जिसकी उम्र 12वीं क्लास में या 12वीं क्लास पास कर चुका है तो उसके गले में आप देखोगे कि हड्डी सी निकली हुई दिखाई देगी, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें और कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं है जिसको मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दी। हाँ, एक पहेली है आपके क्वेश्चंस में, इसको भी एक बार देख लो जिससे समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये देखो इस तरीके से आनी चाहिए कि इसमें जो लिखोगे ना वो नीचे भी काम आए और इधर भी काम आए। तो आप क्या लिखोगे? दोनों तरफ काम आए। जैसे कि देखो ए लिखा और यहाँ एस्ट्रोजन, तो जे लिखा और एन लिखा, तो
तो ये कौन सा हार्मोन बना आपके, एस्ट्रोजन। ये देखो एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपको अच्छे से पता है किस में निकलता है, अंडाशय ग्रंथि से किस में निकलता है बेटा, ये मादा में निकलता है, लड़कियों में, ठीक है। इसी तरीके से अब ये ए यहाँ भी काम आएगा, एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन हार्मोन किस में निकलता है, आपके एड्रीनल ग्रंथि से। तो नलीन, तो नलिका, तो यहाँ पे नलिका विहीन, नलिका विहीन, तो यहाँ पे देखो टीनेज। तो ऐसे आप शब्दों को पहेली के रूप में भी सीख सकते हो। अब का है, तो का शब्द से हमें एक ही शब्द समझ में आता है, आपके कायांतरण। ये क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते, पर ऐसे आपको याद करने का एक तरीका है ये। फिर ये यहाँ पे है आपके स्वर यंत्र, फिर है आपके हार्मोन। नीचे देखो हा आ गया, न आ गया तो मोर, मोर लगा दो, हार्मोन हो गया। तो इस तरीके से आप इस पहेली को इस तरीके से ऊपर से नीचे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कल क्लास में मेरे से पूछ लेना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने ज़्यादातर करा दिए हैं, पर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन लगे तो कल और अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के लड़कियों दोनों की लंबाई का आयु प्रदर्शन करते हुए एक ग्राफ या कागज़ पर आपको एक ग्राफ बनाना है। देखो 0 यानी कि जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, 0 आयु होती है जब वो पैदा होता है, 13 से आपके 53 से 53 दोनों बराबर। यहाँ पे लड़के बड़े हो जाते हैं 4 वर्ष की आयु में 96, लड़कियाँ थोड़ी छोटी दिखाई देती है लंबाई में। 8 वर्ष की आयु में क्या हुआ है कि लड़कों की लंबाई 114, लड़कियों की 110, लड़कियों की कम है। 12 वर्ष की आयु में देखो 129 लड़कों की कम होगी, लड़कियों की बढ़ गई। और 16 वर्ष की आयु में लड़के और लड़के दोनों बराबर। और फाइनली 20 वर्ष की आयु में लड़कों की एज ज़्यादा और लड़कियों की एज कम। तो केवल 12 वर्ष वाली एज में लड़कियों की आयु क्या हो जाती है, लड़कियों की जो आयु उसके अनुसार उनकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप जब ग्राफ खींच रहे हो तो ये देखो, ये जो लड़के हैं, लड़कों का ग्राफ केवल एक बार ही नीचे जाता है, बाकी वो सीधा सीधा ऊपर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। और बाद में लड़कियों का ग्राफ केवल एक बार ही ऊपर जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो एज है ये वाली, इसमें ये ग्राफ लड़कियों का ऊपर जाएगा, बाकी सेम टू सेम। तो उपरोक्त ग्राफ से निष्कर्ष निकलता है कि लड़कों तथा लड़कियों दोनों की आयु जन्म में समान होती है। 4 वर्ष के अंतराल में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से तेज़ी से गति करती है। 8 से 12 वर्ष के अंतराल में लड़कियों की लंबाई लड़कों से तेज़ गति से बढ़ती है, लड़कियां ज़्यादा तेज़ गति से लंबी यानी कि उनकी लंबाई बढ़ती है। 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते दोनों की लंबाई समान, किंतु 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक हो जाती है। तो जितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो सारे मैंने करा दिए इस वीडियोज़ के अंदर।